हेलो एवरीवन, आज हम अपना एक्टिनाइड्स का ये नया वाला टॉपिक देखेंगे, जैसे यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल्स। जो एक्टिनाइड्स हैं वो एज ए न्यूक्लियर फ्यूल भी यूज होते हैं। क्योंकि जो सारे एलिमेंट होते हैं सारे रेडियो एक्टिव होते हैं ना। तो रेडियो एक्टिव होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, जैसे हमने पीछे भी देखे हैं कई। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन की होती हैं, तो ये न्यूक्लियर फ्यूल की तरह का यूज में किए जाते हैं। देखो, अगर इनकी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होगी वो बड़ी अमाउंट में होगी उसकी। तो उसमें जैसे एटॉमिक बम वगैरह में होती है, तो उसमें जो होती है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होती है। दो टाइप की रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है तो दो चीज जोड़ के एक चीज बने, है ना। फ्यूजन का मतलब होता है एक चीज से दो चीज बने, दो या दो से ज्यादा चीज बने। तो फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है एक चीज का दो चीजों में टूटना। तो दो टाइप की रिएक्शन जो मेन होती हैं, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होती है। तो फिर एक होता है अगर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन हो। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जैसे एक एक मतलब एक एटम टूटा, फिर उससे एनर्जी रिलीज हुई, फिर उस जो एनर्जी रिलीज हुई उसने कोई दूसरा एटम तोड़ दिया, और ऐसे ही फिर तीसरा एटम टूट गया। तो वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है। वो जो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो एटॉमिक बम वगैरह में यूज होती है। लेकिन जब अगर इसको कंट्रोल फॉर्म में यूज करेंगे हम, तो उसको जैसे एनर्जी वगैरह फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के फॉर्मेशन में भी यूज किया जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए क्या जो जरूरत होगी, हमें न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत होगी। और न्यूक्लियर फ्यूल में जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड के 3 एलिमेंट यूज होते हैं, यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। इनके कुछ आइसोटोप हैं जो वो यूज होते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि भाई ये मिलते कहाँ से। यूरेनियम तो किससे मिलता है, पिचब्लेंड जो इसका ओर होता है उससे फॉर्मेशन होती है। और ये मतलब ये जो कोई जगह है, जो ज़्यादा जगह नहीं मिलता है इंडिया में, लेकिन ये जादूगोड़ा ये जगह है, जादूगोड़ा माइंस, ये बिहार में है। और वहाँ से मतलब इतनी अमाउंट जो है 1000 टन और जो है वो डेली निकलता है। ऐसे थोरियम क्या है, थोरियम भी मतलब मोनोजाइट सैंड में मिलता है, मोनोजाइट सैंड में मिलता है। और ये जो 80% है वो 80% ऑफ वर्ल्ड का जो वो इंडिया में मिलता है। और ऐसे प्लूटोनियम जो है वो एक प्लूटोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, मतलब वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। हम मतलब वैसे नेचुरल फॉर्म में नहीं बनता वो। जो यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, जैसे 238 और 235 और ये 234 होता है। जो सबसे मेन होता है, जो मतलब सबसे हायर अबंडेंस में होता है, ये होता है यूरेनियम 232। और सबसे ये जो 235 होता है ये 0.7% में मिलता है। और इसकी तो बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलता है, ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है वो। जो ये यूरेनियम 235 है, ये फिजाइल होता है। फिजाइल मतलब ये फिजन इसका पॉसिबल है ना। फिजन मतलब फिजाइल मतलब जिसका फिजन हो चुके, फिजन मतलब उसका 2 पार्ट में टूटना। हाँ, तो वो उसका पॉसिबल है। जो इसकी रिएक्शन होती है यूरेनियम की, ये वाली रिएक्शन होती है। तो ये 235 है, इसमें फिर जो ये 235 है इसकी हाफ लाइफ तो मतलब ज़्यादा है, ये कुछ स्टेबल है ना। तो इसको अनस्टेबल बनाएंगे पहले। अनस्टेबल कैसे बनेंगे, पहले एक इसके न्यूट्रॉन के साथ इसकी रिएक्शन करा के ये 236 हो जाएगा, और नीचे 92 रहेगा। 236 इसका एटॉमिक मास है, और 92 क्या है, एटॉमिक नंबर है। और तो फिर इनके बीच में ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली रिएक्शन होती है। फिर इसमें बैरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, और इसमें बहुत ही वास्ट अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, मतलब एनर्जी किससे बनती है, ये देखो ये होता है जो इधर मतलब ये प्रोडक्ट की साइड है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो इनमें जो इस साइड है और इस साइड है, इसमें कुछ मास का डिफरेंस आता है। मास का डिफरेंस ये नहीं है कि 1 या 2 ग्राम का डिफरेंस आए, ऐसे कि 10⁻⁻5 ग्राम इतना मास का डिफरेंस कुछ आता है इनके मतलब इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में। जो मास है वो एनर्जी में चेंज होता है, E=mc² के से, है ना। E= जो mc² वो इक्वेशन होती है, उससे किसी द्वारा जो ये मास है वो एनर्जी में चेंज होता है। mc² ऐसे होता है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ और सी का स्क्वायर करें तो 10⁻16 में चला गया ना। सी का स्क्वायर क्या होगा,
10 की पावर 16 और आगे 3 × 3 9 हो जाएगा ना। तो इसको जो मास है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 10 की पावर -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो रह गई है ना। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। अगर थोड़ा सा मास का भी अगर चेंज आ रहा है तो मास बहुत ज़्यादा एनर्जी में चेंज मतलब एनर्जी दे देता है ना। तो ये वाली रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होती है। ये 235 है। ये इन प्रोसेस के द्वारा मतलब अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या मतलब इसको सेपरेट वगैरह कर सकते हैं अगर वो मतलब और जो आइसोटोप हैं उनके साथ है। तो ये कुछ प्रोसेस लिख रखी हैं, इनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है थर्मल डिफ्यूजन, गैसीय डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूज। इन प्रोसेस के द्वारा इसको और आइसोटोप से अलग किया जा सकता है। फिर ये होता है और जो है यूरेनियम के अलावा कौन कौन से होते हैं, प्लूटोनियम और थोरियम वगैरह भी जो यूज होते हैं। जो मतलब प्लूटोनियम किससे बनेगा, ये वाली रिएक्शन है जो इससे प्लूटोनियम को मतलब फॉर्मेशन होती है। जैसे 235 है उसके हमने न्यूट्रॉन की रिएक्शन करा दी। न्यूट्रॉन क्या करेगा, बस एटॉमिक मास को इंक्रीज करेगा 239। और फिर बीटा एमिशन होता है। बीटा एमिशन हमने देखा था क्या था, मतलब एक मतलब बीटा एमिशन में मतलब एक एटम जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। बस बीटा एमिशन का सिंपल अर्थ ये है कि एक जो ये प्रोटॉन है वो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा और इस प्रोटॉन को बढ़ जाएगा तो इसे हम इसको ऐसे लिखते हैं E- है ना। एक अगर इसको प्रॉपर रिएक्शन लिखते तो ये लिखते कि यूरेनियम इधर यूरेनियम और एक नेपच्यूनियम बन गया प्लस में E-, मतलब देखो एक प्रोटॉन तो हमने बढ़ा दिया, प्रोटॉन बढ़ा तो क्या बढ़ा, एक +1 बढ़ाया है ना। तो उस +1 को बैलेंस करने के लिए हम एक -1 भी एक रिएक्शन के साइड में लिखते हैं। उसमें ये -1 होता है, ई के नीचे -1 लिखा होता है, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल है ना। तो बीटा एमिशन होता है। तो देखो अगर बीटा एमिशन हो रहा है मतलब इस नीचे से एटॉमिक नंबर में से एक माइनस निकल रहा है ना। तो एक माइनस निकल रहा तो क्या है, एक पॉजिटिव बढ़ रहा है, उसका मतलब अंदर ये है। तो सिंपली बीटा एमिशन में क्या होता है कि भाई एक एटॉमिक नंबर जो एक से इंक्रीज हो जाता है ना। फिर नेपच्यूनियम से एक और बीटा पार्टिकल इसके बीटा एमिशन होगा वो बन जाएगा 94 बन जाएगा इसमें है ना। ऐसे ही अगर यूरेनियम का 232 है और 90 है इसका, इससे हम थोरियम से भी इसको बना सकते हैं। जैसे थोरियम होता है 232 और इसको हम अगर हम इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर दें फिर 233 हो जाएगा। एक बीटा एमिनेशन कराएं, इसमें बीटा एमिशन कराएं तो ये क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। एक और बीटा एमिशन कराएं तो वो हो जाएगा 92, मतलब ये यूरेनियम बन जाएगा ऐसे ये वाला। और ये भी जो है काफ़ी मतलब एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। यूरेनियम 2 ये 233 वाला जो आइसोटोप होता है उसका। तो 3 कॉमन न्यूक्लियर फ्यूल कौन से हो गए, ये यूरेनियम 235, 92 जो हमने ये इधर यूज किया था। ये तो ये वाली रिएक्शन दे के एनर्जी दे रहा था हमें एक प्लूटोनियम 239, 94 इसकी फॉर्मेशन इस रिएक्शन से की। और अगला यूरेनियम 232, 92 और ये हमने इसे थोरियम से इसकी फॉर्मेशन की। ये यूरेनियम 235 एज यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल डायरेक्टली, वेयर एज ये वाले जो इसको तो हमने डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके हमने कुछ पहले इन दो आइसोटोप हैं इनको पहले एनर्जेटिकली डिस्टेबलाइज करना पड़ता है। एनर्जेटिकली डिस्टेबलाइज मतलब किसी रिएक्टर में जाके हम इसको बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अप्लाई करा देते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो और लेकिन यूरेनियम 235 को हम ऐसे का ऐसा यूज कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा ट्रांस यूरेनिक कंपाउंड। जो यूरेनियम होता है एक्टिनाइड में, यूरेनियम जो है वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, लेकिन जो यूरेनियम के बाद जितने भी एक्टिनाइड आते हैं वो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। वो लेबोरेटरी वगैरह में सिंथेसाइज होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन से हम इनको फॉर्मेशन करते हैं ना। दीज एलिमेंट आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक कंपाउंड। दे आर रेडियो एक्टिव नेचर एंड वेरी शॉर्टली लिव्ड है ना। मतलब इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होती है। हमने देखा था ना पहले यूरेनियम और थोरियम की
जो होती है वो हाफ लाइफ ज़्यादा होती है और सब क्या हाफ लाइफ कम होती है। लेकिन ये क्या है, जो सारे यूरेनियम के बाद जितने भी कंपाउंड होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक कंपाउंड। अब हम देखें सिंथेसिस ऑफ ट्रांस यूरेनिक कंपाउंड। इनका देखने के लिए आपको बस मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, जो जितने भी हैं इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। नेप्चूनियम वगैरह जितने भी है ट्रांस यूरेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप ये रिएक्शन को मतलब इजीली याद कर पाओगे। नेप्चूनियम जो है प्रिपेयर्ड बाय मैक्सिमिलियन एंड फिलिप एबेल्सन इन 1948 बर्कले ना। It was prepared by bombarding uranium with slow neutron while when a new isotope uranium 235 is obtained। जो फिर इसमें क्या कैसी फॉर्मेशन की थी, पहले तो यूरेनियम 238 वाला जो आइसोटोप था उसके हमने एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करा दी, ये 239 में कन्वर्ट हो गया गामा रे, जो है गामा रे एमिशन हुआ। इसमें गामा रे में क्या था, गामा रे में ना कोई भी न्यूट्रॉन था ना कोई प्रोटॉन था, बस एक एनर्जी की फॉर्म थी वो, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, एक मतलब एक बीटा पार्टिकल बीटा एमिशन होगा एक टाइप से। द न्यू आइसोटोप इज मच मोर रेडियो एक्टिव देन नेचुरल यूरेनियम, है ना। तो हम जो नया आइसोटोप बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि उसका मतलब जो नया बनेगा वो मतलब ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा पहले वाले से ना। यूरेनियम 239 है वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। फिर उससे क्या करेंगे हम, एक बीटा पार्टिकल एमिशन होगा, बीटा पार्टिकल एमिट होगा। बीटा पार्टिकल ये था ना इलेक्ट्रॉन पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही होता है एक टाइप से, मतलब माइनस चार्ज होगा। और बीटा पार्टिकल में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो एक से इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे 92 है और 93 हो गया, और एक प्रोटॉन बढ़ा तो उस प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए एक माइनस चार्ज हमें बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ा। और ऐसे प्लूटोनियम कैसे बनेगा, नेप्चूनियम भी एक और बीटा पार्टिकल एमिशन हो जाएगा तो वो 94 में कन्वर्ट हो जाएगा, 93 94 में। और ऐसे ही प्रिपरेशन ऑफ अमेरिकम कैसे होगा, यूरेनियम को हम हीलियम पार्टिकल के साथ ऐसे रिएक्शन कराएंगे। हीलियम पार्टिकल को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो इतने से यहाँ पे 92 था, यहाँ पे 2 और ऐड हो गए हीलियम के तो ये हो गया 94। और हीलियम 238 था, इसमें 3 तो इसमें ऐड हो गए, 241 हो गया 238 से 241। और एक जो था वो न्यूट्रॉन की फॉर्म में बच गया, ऐसे N1 बच गया, तो ये न्यूट्रॉन की फॉर्म में बच गया, तो एटॉमिक मास भी बैलेंस हो गया और एटॉमिक नंबर भी। तो हमें मेन बात ये याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर कौन से का कितना है ना। फिर ये प्लूटोनियम था ये जो 94 था, ये जो ये वाला बना था, इसके साथ अब बाद एक बीटा पार्टिकल डिके होगा, फिर उसके बाद अमेरिकन बन जाएगा, 94 से 95 में चेंज हो जाएगा ना। फिर उसके बाद ऐसे ही क्यूरियम का देखेंगे हम, तो फिर तो ये प्लूटोनियम को अगर हीलियम के साथ कराओगे तो ये वाला बन जाएगा ना, ये कैलिफोर्नियम बन जाएगा। ऐसे बर्केलियम का कराओगे तो अमेरिकम का अगर हीलियम पार्टिकल के साथ कराओगे तो ये बर्केलियम बन जाएगा। ये ऐसे इसमें भी यही देख सकते हैं हम कि भाई यहाँ पे 241 था और यहाँ पे 243 हो गया, तो मतलब हीलियम के 2 एटम मतलब 2 एटॉमिक मास तो इसमें अमेरिकन से मतलब बर्केलियम में चेंज करने में चला गया और 2 बच गया, उस 2 को हम 2 न्यूट्रॉन जो है ये वाले बैलेंस कर देंगे। और इधर 95 से 97 हो गया, तो एटॉमिक नंबर था वो, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन थे वो दोनों यूज हो गए। तो फिर ऐसे ही आइसोटोप अगर बर्केलियम का बनाएंगे, फिर उसके जो अमेरिकन था, अमेरिकन का हम हीलियम के साथ ऐसे रिएक्शन करा के भी बना सकते हैं। इसमें तो मतलब इसमें तो जो आइसोटोप बन रहा था वो 243 बन रहा था, ये 245 बन रहा है ना। तो देखो अगर कोई एटम, एक एटम का एटॉमिक मास तो कई हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का एक ही होता है ना। अगर एटॉमिक नंबर चेंज तो एलिमेंट ही चेंज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कई हो सकते हैं। ऐसे ही कैलिफोर्नियम का देखेंगे हम, कैलिफोर्नियम की क्यूरियम है, अगर क्यूरियम के साथ अगर हम हीलियम के ये पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये 2 रिएक्शन होंगी। एक में तो गामा रे होगा, गामा रे में कोई मतलब खाली एनर्जी यूज होगी और इसमें न्यूट्रॉन के पार्टिकल जो है वो रिलीज होंगे। फिर आगे एंस्टीनियम का फॉर्मेशन दिखा रखी है,
एस्टेनियम में भी जो कैलिफोर्नियम के एलिमेंट है, कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98 है, और जो कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98 है। और फिर उसको हम पहले उसका ये वाले हैं जो इनको एक एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैलिफोर्नियम को। या 250 था, यहाँ पे 251 में कर लिया है ना। तो फिर 251 को 252 में कर लिया, फिर 252 को 253 में कर लिया। लेकिन फिर जो 253 वाला आइसोटोप है वो एक बीटा पार्टिकल एमिशन करके इसका जो इसमें एस्टेनियम में चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे ये वाले हैं, ये भी आपने देख लेना है। इसमें भी न्यूट्रॉन यूज हो रहा है, इसमें न्यूट्रॉन यूज हो रहा है। लेकिन जो नोबेलियम वाला है, इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें एक क्यूरियम के बाद साथ हम कार्बन का रिएक्शन करा रहे हैं। कार्बन किस फॉर्म में, एसिलेटेड स्ट्रिप्ड की फॉर्म में। एसिलेटेड स्ट्रिप्ड मतलब वो एक टाइप से हम उसको बहुत एसिलेटेड कर देते हैं। एसिलेटेड मतलब उसको बाहर से ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, उसको हाई एनर्जी पार्टिकल बना देते हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल होने के बाद वो डिस्टेबलाइज होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो फिर ये इसके साथ इसका न्यूक्लियर रिएक्शन दे देता है ये ना। क्योंकि क्यूरियम था, क्यूरियम में कार्बन 12 के साथ इसने रिएक्शन की, तो 4 तो न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, 4 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, तो इसके बच गए 8। तो 246 और 8 ये इसने बना लिया। 254 तो इसका एटॉमिक मास हो गया, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 96 + 6 ये 1012 हो गया। और ऐसे ही लोरेंशियम का भी हम कर सकते हैं कैलिफोर्नियम के साथ। ऐसे बोरोन की रिएक्शन करा के बोरोन भी जो होगा वो हाई एनर्जी वाला होगा, तो फिर उसके बाद ये लोरेंशियम की फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें आपने मेन बात जो है वो आपको इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और जो किसी में कोई स्पेशल टाइप की रिएक्शन यूज हो रही है तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे जिनमें कार्बन और बोरोन का यूज कर रहे थे हम, उनके केस में। और ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है जो इसे याद करने के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके, तो इसको भी आपने एक बार देख लेना है। मैं फिर इसके बाद है कि भाई जो कई कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी तक बने नहीं है, लेकिन आगे अगर बन जाए तो उनका नाम नेमिंग कैसे रखेंगे हम। जैसे ये 101 है मेंडेलियन नोबेलियम, इनके तो जैसे मेंडेलियन नोबेलियम तो आदमियों के नाम पे जिन्होंने उनकी डिस्कवरी की थी। और कई हैं जैसे कैलिफोर्निया वगैरह, वो किस पे नाम पे हैं, जहाँ पे उनकी डिस्कवरी हुई थी उसके नाम पे है। कई है नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, वो ऐसे ही सेट जो कहते हैं प्लैनेट के नाम पे हैं। तो फिर इनको एक प्रॉपर नाम देने के लिए IUPAC ने एक नया रूल बनाया ना। ये IUPAC का नेम क्या होता है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो फिर उन्होंने ये दिया कि भाई 0, 1 अगर ये नाम है तो इनके लिए हम ये रूट नेम यूज करेंगे। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, और ऐसे हम ये नाम जो है ये यूज करेंगे। अगर और भी छोटी फॉर्म में लिखना है तो उनके लिए एक ही अक्षर यूज करेंगे, ये वाला। जैसे नील के लिए N, यू के लिए, अन के लिए यू, ऐसा हम इनको यूज करेंगे। जो ये है नील, अन, बाई, ट्राई क्वाड है, ये लैटिन नेम है, लैटिन में वर्ड है ये ना, लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं किसी भी नेमिंग में, आप किसी बायोलॉजी में पढ़ते हो या किसी भी नेम में जो होते हैं हम बोलते हैं कि लैटिन वर्ड है ना। ज़्यादातर जो साइंटिफिक टर्म होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन को हिंदी में बोलते हैं यूनानी, है ना। यूनानी लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब वो अभी कहीं पे यूज नहीं हो रही, आज के टाइम पे कहीं पे यूज नहीं हो रही, लेकिन वो पहले पढ़ी जाती थी। और उसके अभी हमारे पास स्टडी करने के लिए ये है भी डॉक्यूमेंट वगैरह के, जहाँ से हम उसको देख सकते हैं। तो और ये डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है तो क्यों, तो ये यूज नहीं हो रही है, तो उसमें आगे चेंज होने का चांस बहुत कम है ना। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी हम डेली रूटीन में बोलते हैं, तो उसमें कुछ चेंज होते रहते हैं ना। ग्रामर के कुछ चेंज हो जाते हैं कि भाई अब ये ये नया रूल आ जाता है, नए रूल ऐड होते रहते हैं। लेकिन लैटिन जो है वो कहीं यूज नहीं हो रही, तो वो हम उसकी उसी लैटिन को यूज करते हैं, ताकि जो लैटिन लैंग्वेज तो ऐसे की ऐसी रहेगी, कभी उसमें कोई रूल वगैरह नया ऐड होगा नहीं, है ना। क्योंकि उसको कोई यूज ही नहीं कर रहा आज के टाइम पे ना। चेंज तो जब भी होगा जब उसको डेली कोई ना कोई बोल रहा है, तो उसका हम ये सोचेंगे भाई
नया रूल ऐड करो। तो लैटिन जो है डेड लैंग्वेज है, इसलिए हम जो साइंटिफिक नेमिंग होती है उसमें कई बार ये लैटिन वर्ड हम लैटिन लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसमें कैसे होगा, जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 104 है, 104 1 के लिए क्या होगा, नील है, 1 के लिए अन है, 0 के लिए नील है और 4 के लिए क्वाड है ना। जो अन है 1 के लिए, नील है 0 के लिए, क्वाड है 4 के लिए है। इन सारों को जोड़ के बाद में लगा देंगे ईएम, तो अन नील क्वाडियम है ना। ऐसे ही जो है, जैसे इसका अन होगा 0 के लिए नील होगा और फिर दोबारा 1 हो गया तो अन, फिर दोबारा आ गया, उसके बाद में लगा दिया हमने ईएम। और इसके एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो अन के लिए यू, एन के लिए एन, फिर अन के लिए फिर दोबारा यू। हाँ, तो फिर इसका हो जाएगा यू एन यू। और ऐसे देखा 109 के लिए देखें तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और जो है 9 के लिए यू क्या यूज करते हैं, इन ना, इन फिर उसके बाद ईएम। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो हमने कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, एक नेमिंग करके दिखाओ, तो इससे हमारी जो यूनिट है ये वाली कंप्लीट हो गई, एक्टिन केमिस्ट्री वाली। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो थोड़ा ऐसे हमें मतलब याद करने वाला ज़्यादा पोर्शन होता, लेकिन जो कंसेप्ट थे वो भी हमने मतलब कंसेप्ट भी कई से जो हमने मतलब सब समझे हैं। और आपने मतलब ये जो नेमिंग रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन थी वो आपने याद करने हैं। तो ठीक है, अगला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।